एक बात बताऊं, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये सब्जेक्ट मुझे इतना अच्छे से आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं आपके लिए लेक्चर बनाने बैठती हूँ तो एक छोटा सा लेक्चर बनाने के पीछे भी मेरी बहुत सारी प्रिपरेशन जुड़ी होती है। तो अगर आपको ये लगता है कि कितना स्मूथ है, मैम तो ऐसे पढ़ा जाती हैं, तो वो स्मूथ इसलिए है क्योंकि बैक एंड पे मेहनत हो चुकी है। तो इसलिए अगर आपको भी अपने एग्जाम्स में रिजल्ट अच्छे चाहिए, सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ चाहिए, कैरियर में सब्जेक्ट का यूटिलिटी चाहिए, तो मेहनत को कट शॉर्ट मत करिएगा। ठीक। अब हम शुरू करते हैं जर्नल का सिंपल और कंपाउंड एंट्री। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन हाँ, समझना जरूरी है। तो जर्नल में दो तरीके की एंट्री बनती है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। छोटी सी चीज़ है, खत्म करते हैं फटाफट। ठीक है। तो किसी एंट्री में जब एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट होता है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री, राइट। अदरवाइज अगर एक डीआर एक सीआर है तो वो है सिंपल जर्नल एंट्री। और अगर ज़्यादा है, चाहे डेबिट ज़्यादा हो, चाहे क्रेडिट ज़्यादा हो, चाहे दोनों ही ज़्यादा हो, तो उसे हम कह देते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री को ऐसा नहीं है कि हम किसी अलग किताब में लिखते हैं, वो वहीं लिखी जाएगी, सब साथ ही में रहेंगे। समझने के लिए एक सिंपल एंट्री और एक कंपाउंड एंट्री। ठीक है, बस ये समझने के लिए। तो अब छोटा सा क्वेश्चन बनाया है, इसको अपन साथ में सॉल्व करेंगे। 3 पॉइंट्स मैंने कर दिए हैं, बाकी के 4 अपन साथ में सॉल्व करेंगे। इससे आपको सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री वो भी समझ में आ जाएगा, जर्नल एंट्री बनाने का फ्लो भी समझ में आ जाएगा, और मुझे ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है या कितनी कमज़ोर है। तो इसलिए अगर कमज़ोर प्रैक्टिस है तो पुराने लेक्चर सुन के आइएगा, उनको रिवाइज़ करके आइएगा, ताकि इसमें आप मेरे फ्लो को पकड़ सकें। और जब हम टीचर के फ्लो को पकड़ पाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। आपको लगता है कि हाँ, ये मुझे सब आता है, बस एक ब्रश अप हो रहा है। अदरवाइज आप छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उसकी और आपकी स्पीड अलग अलग है। टीचर तो भाग रही है आगे, और आपको पीछे वाला भी अच्छे से नहीं आता है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए अपनी पुरानी प्रैक्टिस पक्का करके ये वीडियो देखिएगा तो आपको आनंद अलग आएगा। ठीक, चलो अब हम शुरू करते हैं। तो इसको बनाने का कोर आइडिया है कि एक सिंपल और कंपाउंड एंट्री को रिलेट करना, समझना और बस काम को आगे बढ़ा देना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब रणवीर स्टार्ट्स अ केटरिंग बिजनेस इन द नेम ऑफ मेसर्स आर केटरर्स विद कैश 2 लाख रुपए। रणवीर हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, केटरिंग का बिजनेस, मतलब खाना जो होटल वगैरह से खाना सर्व करते हैं उनको, इन द नेम ऑफ आर केटरर्स। और तुरंत आ गया सिंपल लीगल एंट्री, एंटिटी। तो इसका मतलब है रणबीर अलग हो गए और तुरंत उनका बिजनेस अलग हो गया। रणबीर बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहे हैं वो बिजनेस की बुक्स में रणबीर कैपिटल अकाउंट के नाम से खड़ा रहेगा, है ना। और रणबीर का नाम ऐसा सच नहीं आएगा, रणबीर का कैपिटल अकाउंट का नाम रहेगा। रणबीर जब इससे पैसा निकालेगा तो भी उसके कैपिटल अकाउंट से कम कर दिया जाएगा, और जब जब वो डालेगा तो रणबीर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट बेसिक साइड होता है क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। सिंपल चीजें हमें अच्छे से आती है। टू बिगिन विथ, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आर केटरर्स, राइट। चलिए, तो ये हो गया जर्नल इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आर केटरर्स। डन। चलिए नेक्स्ट, रणवीर स्टार्ट्स अ केटरिंग बिजनेस इन द नेम ऑफ आर केटरर्स विद कैश 2 लाख रुपए। तो कैश बिजनेस जब भी बनाना है बिजनेस की तरफ से सोचना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैश अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 2 लाख रुपए से, और रणबीर का कैपिटल, अब इसको आप रणबीर कैपिटल, आर कैपिटल, कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी है। जब हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में तो हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, 2, 3, 5, 10 ऐसे हो सकते हैं। तो केवल कैपिटल अकाउंट लिखने से नहीं चलेगा, किसका क्या पैसा है पता ही नहीं चलेगा। यहाँ क्योंकि अकेला आदमी है, दिस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब मालिक। तो अगर मालिक अकेला है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, तो केवल कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक ही आदमी का पैसा है कैपिटल में, 2 लाख रुपए। काम खत्म हो गया। अब ये नरेशन आ गया। बहुत ही सिंपल नरेशन लिखना है, पर लिखना जरूर है, नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएंगे। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश, आपको इन कैश नहीं लिखने का मन है, आप इतना ही लिख दीजिए, वो भी चल जाएगा, पर लिखिए जरूर। ठीक है। सीबीएसई में बीइंग को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, आईएससी में होते हैं। तो जिसका जैसा है या जिसकी बुक में जैसा लिखा है उसको वैसा आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ही ऑल्सो ब्रिंग्स इन गुड्स 20,000, फर्नीचर 1,30,000 एंड मशीनरी 50,000। रणबीर ये चीज़ें भी लेकर आया। अब यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, मगर ये चीज़ें भी लाया, क्योंकि मालिक ये चीज़ें अपने बिजनेस में लाया है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये भी उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, पर कैश के फॉर्म में नहीं, सामान के फॉर्म में।
तो आप इसको कैश अकाउंट को डीआर नहीं कर सकते, आपको रिस्पेक्टिव समान अकाउंट्स को डीआर करना होगा। तो जो माल लाया है वो हो गया स्टॉक अकाउंट डीआर 20,000 रुपये, फर्नीचर लाया हो गया फर्नीचर अकाउंट, और साथ में मशीनरी लाया है तो हो गया मशीनरी अकाउंट, और तीनों चीज़ें जोड़कर हमने डाल दिया कैपिटल अकाउंट में। ये एग्जाम्पल है कंपाउंड एंट्री का, एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी एंट्री को उठाकर हम कहीं और रख लेंगे या इनका कोई बहुत अलग रेलेवेंस है, रेलेवेंस नहीं है। और मज़े की चीज़ है, किसी भी एक कंपाउंड एंट्री से आप सिंपल एंट्री इत्मीनान से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो 2 लाख है राइट, इसी में ये 20,000 भी जुड़ा हुआ है, इसी में ये 31 भी जुड़ा हुआ है, इसी में 50 भी जुड़ा हुआ है। तो एक कंपाउंड एंट्री को अगर आप चाहें तो आप 3 सिंपल एंट्री भी बना सकते हैं। कैसे? स्टॉक अकाउंट डीआर टू कैपिटल 20,000 रुपए से, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल 1,30,000 रुपए से, और मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैपिटल 50,000 रुपए से। अब ये अगर 3 एंट्री आप बनाएंगे तो आपको एक तो 3 कॉलम खत्म करने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, नरेशन आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि आपने कलेक्ट किया और लेकर एक साथ बना के कंपाउंड एंट्री बना दिया। उससे ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बस यही है ये। गॉट इट? चलें आगे। नेक्स्ट, ही ओपन्स अ बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक एंड डिपॉजिट 70,000। अब सारा नगद तो पास में नहीं रख सकते और हर जगह कैश से ट्रांजैक्शन भी नहीं हो सकता, तो उसने एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया, HDFC बैंक अकाउंट लिमिटेड, राइट, 70,000 रुपए से। HDFC बैंक अकाउंट क्या है? अगर मॉडर्न अप्रोच से चलते हैं तो एसेट है, एसेट का बेसिक साइड डेबिट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। कैश एसेट है, बेसिक साइड डेबिट होता है, घटेगा तो क्रेडिट होगा। सिंपल सी चीज़ है, नरेशन के बिना आगे मत बढ़िएगा, काम खत्म हो गया। क्लियर? आगे चले। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जर्नल में कोई भी एंट्री किसी और एंट्री की वजह से डेबिट या क्रेडिट नहीं होती है। नहीं समझ में आया? फिर से बताऊं, जर्नल में कोई भी एंट्री, कोई भी अकाउंट किसी और अकाउंट की वजह से डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है, वो अपनी वजह से डेबिट या क्रेडिट होता है। मतलब अगर आपने इस कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है तो ये इसलिए नहीं हुआ है कि आपने बैंक को डेबिट किया है, दोनों साइड का मिलान कैसे होगा, इस वजह से हम कैश को यहाँ लिख देते हैं ना। ये इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि कैश एक एसेट है, बेसिक साइड डेबिट होता है, इसमें कैश आपके पास से जा रहा है क्योंकि आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश आपके कैश बॉक्स से कम हो रहा है, उसको कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट हुआ है। और बैंक क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि बैंक एसेट है, एसेट में पैसा बढ़ रहा है तो डेबिट होना है, इसलिए वो डेबिट हुआ है। जो दोनों साइड बराबर आने हैं वो ऑटोमेटिकली आएंगे, उसको करने के लिए आपको अगर एफर्ट करना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी एंट्री गलत हो चुकी है ऑलरेडी। अब ये को ले लेते हैं, ये 3 चीज़ें हैं, ये एसेट्स हैं तीनों, ये आपकी बुक्स में बढ़ रही हैं। एसेट है, बेसिक साइड डीआर है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, इसलिए डेबिट हुई हैं। और ये कैपिटल है, बेसिक साइड क्रेडिट होता है, आपकी बुक्स में बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, इसलिए क्रेडिट हुआ है। ये इसलिए क्रेडिट नहीं हुआ कि इन 3 चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए आपको कोई अकाउंट चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप ऐसे रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी वजह से अकाउंट्स को प्लेस करते हैं, ऑटोमेटिकली वो मैच कर जाते हैं, तो आपको पहली चीज़ ये समझ में आ जाती है कि आपका काम बिल्कुल सही हुआ है, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, तीसरा आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन अगर आप उसको वहीं फोर्सफुली मिलान कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि आपका सही हुआ है कि नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि अपने आप नहीं हुआ है, आपने किया है, इसलिए आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से ऑटोमेटिकली उसको मिलने दीजिए और आप सिर्फ इस पर फोकस करिए कि आपके फेस पे स्माइल कितनी बड़ी हो रही है। ठीक, चलो 3 मैंने बताने थे, मैंने बता दिए। चौथा अब आपके साथ करूँगी। अगर तैयारी कमज़ोर है तो चौथे से आगे मत बढ़िएगा, पहले पीछे का रिवाइज करके आइए फिर आगे बढ़िएगा, और अगर है अच्छी तैयारी तो चलिए खेल जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है, ठीक है, 4th, goods worth 10,000 are sold to Sunaina at a profit of 10,000, 10%. Sunaina immediately pays half amount in cash and promises Babar। ये क्या लिखा है? ओह, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जब लेवल बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो हमें अपने प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सलीकेदार करना पड़ेगा। हम एकदम गपड़ गपड़ लिख करके रफ वर्क को रफ की तरह लिख कर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि पहले स्ट्रोक में वो सही बैठेगा या गलत।
अगर गलत हो गया तो हमें वापस उन्हीं चीज़ों को खोल के देखना है। इसलिए आपके वर्किंग नोट हमेशा सुंदर और डिसेंट होने चाहिए, ताकि आपकी चीज़ अगर आपको पलट के देखनी भी पड़ रही है रफ वर्क में तो आपको पैनिक ना हो, आपको दिखाई दे कि ये आपने लिखा है। ठीक है, ये मेरा रफ वर्क का एरिया है। यहाँ मैंने लिख दिया पॉइंट नंबर 4, गुड्स वर्थ 10,000 वर सोल्ड टू सुनैना। सुनैना को आपने 10,000 का माल बेचा। ठीक, ओके, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब अगर आपका माल था 10,000 रुपये का और आपने 10,000 का, भाई अगर जितने में खरीदा उतने में ही बेच देंगे तो कमाया क्या, करने क्या बैठे हो। बिजनेस का मोटिव ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कहाँ रह गया, तो आपने उस पर 10% का प्रॉफिट जोड़ा। अब 10%, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शंस, ये चीज़ें आपको मैथ्स की बेसिक्स आनी चाहिए। नहीं आती हैं तो सीख लीजिए और उनकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे परसेंटेज निकालने का मैं आपको एक छोटा सा हैक बता देती हूँ। 10,000 का अगर आपको 10% निकालना है, 10/100, तो एक ज़ीरो यहाँ से काट दिया, एक ज़ीरो यहाँ से काट दिया, बन गया 1,000 रुपये। तो ये 1,000 है, इसका 10%। ठीक है, अब अल्टीमेटली आप ये देखिए कि क्या हुआ, 10,000 की फिगर थी, 10,000 का आपने एक जीरो हटाया, यहाँ क्या हुआ इसको छोड़ दीजिए, 10,000 का एक जीरो हटाया तो आपका 10% बन गया। बस यही इसका हैक है। किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो तो उसकी आखिरी डिजिट को हटा दीजिए, बस बन गया 10%। अब अगर आपको 20% चाहिए तो जो 10% की वैल्यू आई है उसको डबल कर दीजिए। अब अगर मुझे 10,000 का 20% चाहिए तो 1,000 इंटू 2 कर दो, 30% चाहिए तो 1,000 इंटू 3 कर दो। तो अगर डबल डबल चाहिए, जितना आगे उतना मल्टीप्लाई करते जाओ, अगर आधा चाहिए तो उसको आधा कर दो, तो 1,000 का 500 रह जाएगा। 5% अगर चाहिए तो, मोटा मोटी समझने के लिए ये है। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज का काम तो अकाउंट्स में बहुत आसान हो जाता है, सिर्फ एक 10% की वैल्यू पकड़ के कि 10% मतलब इसमें से एक जीरो हटा दीजिए आखिरी वाला, तो जो बाकी रह गया है वो है 10%। अब आपको 5% चाहिए, उसको आधा कर दो, 20% चाहिए उसको दुगना कर दो। इस तरीके से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो वो कह रहा है कि 10,000 का माल आपने 11,000 में बेचा। अकाउंट्स में ये ध्यान रखिएगा कि हर एक एंट्री पर आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं करते हैं। आपका माल बिक रहा है, आप मजे से बेचिए, जितना, किसी को 10% ऊपर बेचिए, किसी को 20%, किसी को 50% ऊपर बेचिए, जितना आप बेच सकते हैं बेचिए। जब आपका एक टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, वो 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, जब आप अपनी बुक्स को कंपाइल करेंगे तब इकट्ठा आपको दिख जाएगा कि आपने कितने में खरीदा था, कितने में आप बेचा है, तो आपका मुनाफा कितना है, फिर कितने आपके खर्चे लग गए, तो नेट प्रॉफिट कितना है। हर एंट्री पर प्रॉफिट, हर एंट्री पर लॉस कैलकुलेट नहीं किया जाता। अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम कर रहे थे तो हम करते थे, जो प्रॉफिट था उसको हम कैपिटल अकाउंट में जोड़ते थे और जो खर्चे होते थे कैपिटल से घटाते थे, लेकिन वो केवल शुरुआत थी आपके लिए। आगे बढ़ेंगे तो नए लेवल्स भी तो सीखने हैं ना। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि हमारे लिए इस केस में जो अकाउंट अफेक्टेड हुआ है उस पर हम बात करते हैं। 10,000 का माल था, 10% यानी 10,000 में से एक जीरो हटा दिया, 1,000 बच गया, तो 11,000 आपकी बुक्स में सेल हुई है 11,000 रुपए की। पहली एंट्री तो आपकी ये आ गई। अब अगर आप चाहो तो उसकी एंट्री को हम पोस्ट भी कर सकते हैं साथ साथ में। सेल हुई है 11,000 की, सेल रेवेन्यू होता है, बेसिक साइड क्रेडिट होता है। अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, नहीं सुना हो तो पीछे के वीडियो में देख के आइए। तो चिरौंजी लाल की रेल थ्रू आउट अकाउंट में चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो सेल कितना है, 11,000 रुपये का। सेल 11,000 का है और रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बेसिक साइड क्रेडिट होता है, बुक्स में बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। तो हम ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि डेबिट पहले लिखा जाता है क्रेडिट बाद में, तो हम यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के टू सेल अकाउंट हम यहाँ लिख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा इधर हो गया, इसको इधर होना चाहिए था, कोई बात नहीं। और क्रेडिट साइड में हम 11,000 की फिगर भी लिख सकते हैं, कोई उसमें हमको डाउट नहीं है। इतना हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुनैना इमीडिएटली पेज हाफ द अमाउंट इन कैश। आधा पैसा उसने इमीडिएटली कैश में दे दिया, आधा, तो आपको पैसा मिल गया आधा। अब किसका आधा, 10,000 का या 11,000 का? सुनैना ने आपको कितना पैसा देना था, 10,000 देना था, तो मुनाफा कौन, आप खुद अपनी जेब से डालोगे, नहीं ना। तो सुनैना ने आपको 11,000 देना, तो 11 का आधा हो गया 5500, राइट। तो अब यहाँ पर हमें आ गया कितना, कैश अकाउंट DR 5,500, डेबिट का आइटम है, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। डेसिमल्स नहीं छोड़ेंगे, कॉमा नहीं छोड़ेंगे। कॉमा बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये बता देता है कि कहाँ स्प्लिट हो रही है एंट्री, कॉमा कॉमा कॉमा, अपने आप वो थाउजेंड्स को और हंड्रेड्स को अलग कर देता है। ठीक है, चलिए, अभी एंट्री पूरी नहीं हुई है। दो तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि यहाँ भी कुछ लिखा बाकी रह गया है और यहाँ भी हमें दिख रहा है कि अभी मिलान नहीं हुआ है।
अगर आप बाकी का सवाल नहीं पढ़ेंगे और यही मिलान करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ गलती है भैया, अभी तो कुछ गलत हो गया, तो सवाल तो पूरा पढ़ लीजिए। एंड प्रोमिसेस टू पे दी बैलेंस लेटर, मतलब बाकी का पैसा बाद में देंगे। तो बाकी का बाद में दोगे भैया तो अकाउंट्स में एंट्री तो डालनी पड़ेगी, सुनैना नाम का अथॉरिटी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। अथॉरिटी मतलब एसेट, एसेट आपके यहाँ बढ़ रहा है मतलब डेबिट, बेसिक साइड डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट। तो यहीं पर दूसरा नाम आ जाएगा सुनैना अकाउंट। सुनैना डेटर है, डेटर अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी एसेट होता है, इसलिए यहाँ पर 5500.00 नरेशन आ गया। बीइंग सेल्स मेड, आप नरेशन में जितना लंबा चाहे लिख सकते हैं, मगर इतना लिखने से हमारा काम चल जाता है। तो बहुत लंबा लिखना या नहीं लिखना आपका इंटरेस्ट है, नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे पक्का। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया सुनैना अकाउंट DR 5500 रुपये और टू सेल अकाउंट 11,000, ये सारी हो गई। अब कोई इस एंट्री को देखेगा तो देखते ही ये बता देगा अच्छा 11,000 में माल बेचा है, 5500 रुपये नगद आपको उसी समय मिल गया है और 5500 रुपये का डेटर सुनैना आपने अपनी बुक्स में खड़ा कर दिया है, जो पैसा आपको बाद में देंगे। सिंपल सी चीज़, एंट्री देख के पता चल रहा है। नरेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नंबर 5 पर। ठीक, परचेजेज वर्थ 50,000 आर मेड फ्रॉम राधिका। ये इसको मैंने अभी नरेशन लिखा है, इसको हटा दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। चलो ठीक है, परचेजेस वर्थ 50,000 आर मेड फ्रॉम राधिका। राधिका से आपने 50,000 का माल खरीदा, तो आपने परचेजेस कितने की करी? 50,000 रुपए की। किससे खरीदा? राधिका से। राधिका कौन हो गया? अगर तो आपने पेमेंट कर दी है तो राधिका कोई नहीं, और अगर आपने पेमेंट नहीं करी है तो राधिका हमारे लिए बन जाएगी क्रेडिटर। ये डिपेंड करेगा कि हमने पैसा दे दिया या नहीं दिया। ठीक है, चलो। आर मेड फ्रॉम राधिका हु ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन इमीडिएट पेमेंट। 10% डिस्काउंट तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। 50,000 में से एक जीरो हटा दीजिए तो 5,000 रुपये का डिस्काउंट है, ये हमें मालूम है। तो एकदम आसान है। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट ऑन इमीडिएट पेमेंट। रणवीर पेज थ्रू चेक। इमीडिएट पेमेंट में कैश भी आता है, चेक भी आता है, बैंक ड्राफ्ट भी आता है, ऑनलाइन भी आता है, जीपे भी आता है, फोन पे भी आता है, पेटीएम भी आता है, यूपीआई भी आता है, सब आता है। अगर आपने उसी समय किसी सोर्स से पैसा उसको दे दिया तो उसको इमीडिएट पेमेंट माना जाता है। तो इसका मतलब है अगर रणवीर ने उसी समय चेक से पेमेंट दे दिया है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। राइट, अब हम आते हैं वापस अपनी एंट्री पे। परचेजेस है 50,000 की, उस पर 10% उसको डिस्काउंट मिला, तो एक्चुअली वो पेमेंट करेगा 45,000 की, और वो कैश से नहीं दे रहा है, चेक से दे रहा है, इसलिए पैसा जा रहा है बैंक से। तो अल्टीमेटली इसमें क्या हो रहा है आपके यहाँ पे? परचेज जो कि एक एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है, इसलिए 50,000 रुपये डेबिट होगा। दूसरी चीज़, राधिका का नाम नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट आपने दे दिया उसको। बैंक जो कि एक एसेट है वो घट रहा है, इसलिए 45,000 से क्रेडिट होगा। पूरा तो नहीं बैठा, ये कहीं तो गड़बड़ है, कुछ गलती हो गई, अभी अधूरा है। अधूरा क्यों है? माल खरीदा था 50,000 का, पेमेंट कर रहे हैं 45,000 की, 5,000 कहाँ गया? बाद में देना है क्या ना, डिस्काउंट मिला है। अगर डिस्काउंट मिला है तो तीसरा अकाउंट आएगा डिस्काउंट। रेवेन्यू है, बेसिक साइड क्रेडिट है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा क्योंकि रेवेन्यू आपकी बुक्स में बढ़ रहा है। इससे ये 5,000 का आपका डेबिट, 50,000 का, और ये 50,000 का क्रेडिट। ऑटोमेटिकली मिलती हैं एंट्रियाँ, उन्हें मिलाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, ज़बरदस्ती तो हमें उन्हें बिल्कुल नहीं मिलाना है। समझ में आ गया? लिख लेते हैं हम इसको। परचेजेस अकाउंट DR 50,000 टू बैंक। अब बैंक लिखने से नहीं चलेगा क्योंकि आपने ऊपर अकाउंट खोला है HDFC बैंक अकाउंट, HDFC बैंक लिमिटेड अकाउंट। अगर नीचे आपने बैंक अकाउंट खोल दिया तो वो जब आप लेजर बनाएंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, तो ये अकाउंट अलग अलग जगह चला जाएगा। सो जो अकाउंट एक बार खुल चुका है उसको हम वही पैटर्न में उसी नाम से फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली उसी नाम से। नहीं तो अभी तो हम मैनुअल बना रहे हैं, तो मतलब मैनुअल मतलब हाथ से बना रहे हैं, तो फिर भी हम चलिए कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर में डेटा डालेंगे तो वो अलग अलग जगह चला जाएगा। तो इस वजह से हमें शुरुआत से ही वो प्रैक्टिस रखनी है, और आपके नंबर भी कटेंगे एज अ स्टूडेंट अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया। तो आपने वो कर दिया, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपने क्रिएट कर दिया 5,000 रुपीज़ से। ऑटोमेटिकली आप देखोगे 50,000 रुपये पे आपकी एंट्री मैच हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब कंपाउंड एंट्री होती है तो सजेस्टेड होता है कि टोटल करके यहाँ दिखा दीजिए।
क्योंकि उससे देखने वाले को और आपको खुद पता चल जाए आप टोटल कर तो रहे हैं कहीं ना कहीं मिलान करने के लिए। तो जब कर ही रहे हैं तो उसे वहीं ऑन द फेस ऑफ इट दिखा दीजिए कि हाँ ये दोनों साइड मेरे बराबर आ गए हैं। सिंपल एंट्री में कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तो दिख ही रहा है 2 लाख और 2 लाख है। कंपाउंड में इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अब हम चलते हैं 6 नंबर एंट्री पे। अब हम थोड़ा सा नीचे लेते हैं, हाँ, और इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रही है हमारी 6 नंबर एंट्री? 6 नंबर एंट्री बोल रही है सैलरी टू एम्प्लॉय 20,000, रेंट ऑफ द प्रमाइसेस 15,000 और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 5,000। ये 3 चीज़ें वो बोल रही है। चलो ठीक है, तो हम 6 पॉइंट का वर्किंग नोट बना रहे हैं। सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्योंकि खर्चा ही है, सैलरी तो है ना, बेसिक साइड डेबिट होता है, हमारी बुक्स में बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपये से। रेंट दूसरा एक्सपेंस है, डेबिट बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा कितने से? 15,000 रुपये से। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपये से। और सारी चीज़ें आप कैश में दे रहे हैं, कैश जो कि एक एसेट है, बेसिक साइड डेबिट घट रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तीनों के टोटल से, तीनों का टोटल अगर मैं देखूँ तो 40,000 रुपये आ रहा है। डेबिट और क्रेडिट मैच कर क्या? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दिमाग तो दिमाग ही है ना, नई नई चीज़ें निकाल के लाता है। अब इस समय आपका दिमाग कह रहा होगा जब ये तीनों ही एक्सपेंस हैं और तीनों को ही डेबिट होना है तो हमें इसको कंपाउंड एंट्री बनाने की क्या ज़रूरत है? हम केवल यहाँ एक एक्सपेंस अकाउंट खोल देते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डीआर करके हम पूरा 40,000 रुपीज़ लिख देते हैं और साथ में हम टू कैश लिखकर 40,000 लिख देते हैं, 0.00। ठीक बात है भाई। अब लेकिन अगर आपसे किसी स्टेज पे पूछा जाए कि भैया सैलरी इस साल कितनी बांटे हो, या किराया कितना गया है, या बिजली का बिल कितने का आया है, जवाब कहाँ से दीजिएगा? आपके पास जवाब ही नहीं है। अभी क्योंकि हमारे पास ये 7 एंट्री हैं इसलिए हमें देखकर ऐसा लग रहा है इट इज़ वेरी सिंपल, हम इनको दोबारा देख लेंगे। रियल वर्ल्ड में 700, 7,000, 70,000, 7 लाख ऐसी एंट्रीज होती हैं। कहाँ से खोजिएगा? आप खोज ही नहीं पाएंगे क्योंकि जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये लिखित जो अंग्रेजी वाले ट्रांजैक्शन है ये सबसे पहले जर्नल में जाते हैं। अगर आपने जर्नल में कोई चीज़ की एंट्री करनी छोड़ दी या वहाँ आपने थोड़ी सी लापरवाही दिखा दी तो वो पूरे रास्ते गलत चलेगा। आपने लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था आप स्टेशन मास्टर हैं, आपको सही डब्बे में बिठाना है। आपने सही डब्बे में तो बिठा दिया लेकिन आपने सारी सवालियों को मिक्स करके उसकी खिचड़ी बना दी। ये आपको आगे स्कैटर करने में बहुत दिक्कत होगी, आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए सारे खर्चे अपने अपने नाम से आएंगे और ये कंपाउंड एंट्री है, कंपाउंड एंट्री ही रहेगी। इसको आप मर्ज करके सिंगल एंट्री नहीं बना सकते। अगर आपको अल्टीमेटली लगता है कि तनख्वाह बहुत ज़्यादा जा रही है या किराया ज़्यादा है, हमें थोड़ी सस्ती प्रॉपर्टी देखनी चाहिए, या बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, देखो कहाँ खर्चा, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास में इलेबोरेटली सबका अलग अलग कंपोनेंट है ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सैलरी अकाउंट डीआर, कितने रुपए से है हमारी सैलरी? 20,000, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डीआर, कितने से? 15,000। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डीआर, कितने से? 5,000, टू कैश। और हर महीने ये इसी तरीके से इन्हीं अकाउंट्स में एंट्री जाती जाएगी और आपको एट द ईयर एंड आराम से पता रहेगा टोटल सैलरी पेड, टोटल रेंट, टोटल इलेक्ट्रिसिटी, टोटल अदर एक्सपेंसेस एंड सो। नरेशन की कोई बात नहीं होती है, वहाँ पर आप बीइंग एक्सपेंसेस लिख दीजिए। तो जो आप सोच रहे थे कि मैं एंट्री में लिख दूं और नरेशन में मैं सबका नाम डाल दूंगा, बस इसको उल्टा कर दीजिए। आप एंट्री में सबका नाम डालिए और यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर सॉरी मैं नरेशन लिखना भूल गई, बस कुछ नहीं लिखना है मुझे, बीइंग परचेजेस मेड लिखना है। बीइंग परचेजेस, मेइंग बी परचेज्ड, परचेजेस कुछ भी लिख के छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, पर उसका होना जरूरी है। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन नहीं? चलिए अब हम चलते हैं आगे। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो प्रेजेंटेशन है, जैसे ये मैंने लिखा, आप देख रहे हो, या मैंने यहाँ लिखा, मेरी पूरी, इसको भी जोड़ लीजिए, पूरी कोशिश है कि जीरो के नीचे जीरो आए
इसके नीचे ये आए, ताकि मुझे टोटल बिठाने में दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए 0 के नीचे 0, 0 के नीचे ये एक साथ, ये एक साथ। तो जब मुझे टोटल करना है, ये देखिए यहाँ पे ये भी और ये भी, तो जब मुझे टोटल करना है तो मुझे आसानी रहती है, क्योंकि जिसके साथ जिसको जोड़ना है वो उसी के नीचे है। यही अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिख देंगे, आपके पास इतना बड़ा कॉलम है, राइट, आपको इसमें मान लीजिए ये 3 फिगर लिखनी है, तो यहाँ आपने लिख दिया 20,000.00, फिर आपने लिख दिया 15,000.00, फिर आपने लिख दिया 5,000.00। अब ये ना तो देखने में सुंदर लग रहा है, ना ही इनको टोटल बिठाने में आसानी होगी। अब आपको टोटल अगर मान लीजिए अभी तो 3 आइटम है, अगर आपकी गणित अच्छी है तो आप जल्दी जोड़ लेंगे, लेकिन अदरवाइज आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अच्छा 20,000, इसके नीचे लिखो 15,000, इसके नीचे लिखो 5,000, अब लाइन खींचो, अब यहाँ जोड़ो। अरे भाई, तो जब ये यहाँ कर सकते तो यहाँ कहीं नहीं कर सकते, इसको ऐसे क्यों लिखा है, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, बस ये ध्यान रखिएगा, कहने की बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, जो कि है डेप्रीसिएशन। थोड़ा सा जगह क्लीन कर लें, थोड़ा सा सवाल को नीचे उतार लें, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेप्रीसिएशन क्या होता है कि जो एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स आपके बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। अगर वो मशीन लेकर के आया या वो फर्नीचर लेकर आया, तो आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने उनका इस्तेमाल न कर रहे होते तो आपका काम कैसे चल रहा होता। तो इसका मतलब है जो भी आप इस साल कमा रहे हैं, उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो इनका भी है, खर्चा तो इनका भी लग रहा है, क्योंकि कल को जब आप इनको बेचेंगे भी तो बेचते समय आपको उतनी वैल्यू तो नहीं मिलेगी। भाई, आपने यूज़ किया है प्रोडक्ट, तो आपका उसका वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस टर्म को कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी है। डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या होता है कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, साल भर इस्तेमाल करने के बाद डेफिनेटली उनकी वैल्यू में कुछ गिरावट आई होगी, तो वो जो गिरावट है वो इस साल के खर्चे में, इस साल के लॉसेस में उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसलिए हम ये एंट्री को साल के आखिर में डालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या थे, फर्नीचर था और एक मशीनरी थी, और फर्नीचर एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10% एंड 20%। अब 10 से करना है कि 20 से करना है, परसेंटेज तो कैलकुलेट करना हमने सीख लिया, बहुत बढ़िया। हमको मालूम है आखिरी 0 हटा देंगे तो 10 का वैल्यू निकल आएगी, लेकिन कितना, तो ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सवाल को हमेशा पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले लिखा है उसको पहले से जोड़ी बनाओ, और जो बाद में लिखा है उसको बाद से जोड़ी बनाओ। इसका मतलब आपको समझ में आ ही चुका है कि फर्नीचर डेप्रिसिएट होगा 10% से और मशीनरी होगी 20% से। फर्नीचर की वैल्यू है 1,30,000, आंख बंद करके अब आप बता सकते हो 10% करना है, एक जीरो हटा दो 13,000। और मशीनरी की वैल्यू है 50,000, एक जीरो हटा दो तो बन गया 5,000, और क्योंकि 20% करना है उसको डबल कर दो तो बन गया 10,000। कितना आसान है। और एक्सपेंस का नाम है डेप्रिसिएशन, वो आपकी बुक्स में बढ़ रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने से, 23,000 उसका और 10,000 उसका, यानी 23 नहीं 13,000 उसका और 10,000 उसका, यानी कि 23,000 रुपए से। और हमको फर्नीचर और मशीनरी, ये दोनों एसेट्स हैं, इनकी वैल्यू कम करनी है। अब यहाँ पर आप बोलते हो ठीक है, टू एसेट्स अकाउंट 23,000 लिख देते हैं। अब मैं फिर वही बात बोलूँगी जो मैंने यहाँ आपको एक्सपेंसेस अकाउंट में मना करी थी। आपने एसेट अकाउंट करके तो कोई अकाउंट ही नहीं खोला है, आपने तो अकाउंट ही फर्नीचर और मशीनरी खोला है, तो किसको कम कर रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक एसेट अकाउंट, इट डजंट एग्जिस्ट। होगा अल्टीमेटली ये कि फर्नीचर उसी वैल्यू पे दिखेगा, अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे, मशीनरी उसी वैल्यू पे दिखती रहेगी अपनी, और एक नया अकाउंट खड़ा हो जाएगा एसेट अकाउंट, जिसमें एक माइनस बैलेंस चल रहा है, ना उसका कोई मतलब है ना उसका कोई मतलब है। तो जैसे आपने यहाँ पर सारे खर्चों का नाम अलग अलग लिखे हैं, वैसे ही यहाँ पर एसेट अकाउंट जैसा कुछ है ही नहीं, आपने कोई खाता ही नहीं खोला एसेट अकाउंट, आपने 2 खाते खोले हैं जिनमें से आप कम करना चाहते हैं। तो आप फर्नीचर अकाउंट की वैल्यू कम करना चाहते हैं 13,000 से, और मशीनरी अकाउंट की वैल्यू कम करना चाहते हैं, मशीनरी अकाउंट की 10,000 से। ये बन गया 23,000। क्योंकि कंपाउंड एंट्री है इसलिए यहाँ हम इनको जोड़कर 23,000 और 23,000 दिखा देंगे, और ये 0.0000.00.00 ये जो छूट गया मेरे से, इतना कर दिया, और यहाँ मैंने कर दिया बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड। अब बोलोगे यहाँ चार्ज लिखा है, यहाँ मेड लिखा है,
तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नरेशन का होना ज़रूरी है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर चल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अब हुआ क्या अल्टीमेटली, डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस, जो आपकी बुक्स में खर्चा बढ़ा रहा है वो बढ़ रहा है, इसलिए आपने उसको डेबिट किया है, बिकॉज एक्सपेंस बेसिक साइड डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट। और जो एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू आपको कम करनी है, तो एसेट बेसिक साइड डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, इसलिए ये यहाँ पर क्रेडिट हुआ। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कोई भी अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट की वजह से डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है, वो अपनी वजह से होता है। और जब अपनी वजह से वो डेबिट क्रेडिट होगा और आपको एंड रिजल्ट दोनों साइड्स का बराबर मिलेगा, डेबिट और क्रेडिट का, तो आपकी स्माइल इतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने चीज़ बिल्कुल सही करी है, तभी चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो गई है, आपको उसको सही करने में कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। बात समझ में आ गई। तो इस लेक्चर में हमने ना करते हुए भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं। हमने ये सीख लिया कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमने ये सीख लिया कि डेसिमल्स लगाना ज़रूरी है, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस, सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है ताकि टोटल करना बहुत आसान हो, नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, और हमको डेबिट को क्रेडिट के ऊपर सपोर्ट नहीं करना है, वो अपनी वजह से वहाँ आएगा, वो अपनी वजह से वहाँ आएगा। तो कंपाउंड एंट्री का, सिंपल एंट्री का, जर्नल का एक अच्छा सा रिवीजन हमारा हो गया, हमें इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ये कि किसी भी कंपाउंड एंट्री को आप जब चाहें सिंपल एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने शायद इसमें बात भी करी थी कि आप इसमें ऐसे अकाउंट खोल सकते हैं, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, दूसरा रेंट अकाउंट दिया टू कैश, तीसरा ये अकाउंट हम खोल सकते हैं आराम से। तो कंपाउंड एंट्री को आप कभी भी सिंपल एंट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ये टॉपिक, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक एक लेक्चर आपके लिए इतनी डिटेल में लेके आती हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आए। समझ में आना और प्रैक्टिस करके उसको दिमाग में बिठाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। मेरे बोलने से आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक वो आपको याद नहीं रहेगा, और याद रहेगा तभी। 11वीं 12वीं तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आपने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो इसके साथ जस्टिस करना, इसको रिस्पेक्ट देना और इसको आगे अपनी लाइफ में लेके जाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, चलो अभी बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।